बीजेपी का मतलब ये बेहद झूठी पार्टी, बेहद जलील पार्टी, भ्रष्टाचारी जनता पार्टी, बलात्कारी जनता पार्टी। बीजेपी के 303 सांसद हैं, उनके ऊपर 139 सांसद जो है उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं जी। ढोल हैं उनके, ढोल पीटना उनका काम है। बड़बोले प्रधानमंत्री हैं, झूठ बोलना उनका काम है। सुबह से शाम तक झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। कोई एक ऐसी चीज़ बता दीजिए आप उनकी कि जो उनकी बातों पे अपने वो खरे उतरे हों। 2024 के चुनाव के लिए बिल्कुल बच चुका है, तारीखों का ऐलान होना बाकी है। वहीं एक तरफ भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा लगा रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी यानी समूचा जो विपक्ष है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पटखनी देने की यानी उनको हराने की लगातार दावे कर रहा है। लेकिन हम ज़मीन पर क्या चल रहा है, लोग किसको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, क्या इस बार बदलाव चाहते हैं या फिर प्रधानमंत्री मोदी को ही दोबारा प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, ये सब जानेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है मिश्रा जी। ये बताइए, शर्मा जी क्या लग रहा है 24 में मोदी जी गठबंधन की क्यों? मोदी जी तो कह रहे हैं 400 पार जाएंगे। मोदी जी कहते रहे, कोई बात नहीं। लफाजी ढोल हैं उनके, ढोल पीटना उनका काम है। बड़बोले प्रधानमंत्री हैं, झूठ बोलना उनका काम है। सुबह से शाम तक झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। कोई एक ऐसी चीज़ बता दीजिए आप उनकी कि जो उनकी बातों पे अपने वो खरे उतरे हों। उन्होंने कहा था राम मंदिर बनवा देंगे, तो बनवा दिया। राम मंदिर बनाना सरकार का काम नहीं है साहब। सीधी क्रेडिट पूरा अपना आप लिया है इन्होंने। हाँ, तो क्रेडिट ले रहे हैं ना, वो क्रेडिट से लेकर हर चीज़ में प्रधानमंत्री मोदी, यही उनकी वो है ना, गलती तो उनकी यही है। मंदिर बनाना प्रधानमंत्री का काम नहीं है। मंदिर हटाने के लिए कहा तो वो हटा दी। हाँ जी, 370 हटा दी। 370 हटाने से सिविल कोड भी आ रहा है। हाँ जी, यूनिफॉर्म भी लागू करेंगे। जी। 370 हटाने की आप लोग बात करते हैं, 370 हटा के फायदा क्या हुआ और नुकसान क्या हुआ, क्या कोई मुझे बता पाएगा? नहीं, फायदा नुकसान अलग है। हटाने की उन्होंने बात कहा था, हटा दी। हटाने की बात, देखिए कोई चीज़ जो है देश हित में फैसले लिए जाते हैं। आप सिर्फ एक जबरदस्ती का एक 370 का आपने भ्रम बना रखा था, अरे 370 लगी हुई है, बड़ी खतरनाक है, बड़ी ऐसी है, बड़ी वैसी है। आप उसका कोई नुकसान तो बताओ। आम जनता जितनी खड़ी है उनके सामने आप ढोल खड़े हो गए पीटते हो, हमने 370 हटा दी। यहाँ जितनी भी आम जनता घूम रही है, मेरे अलावा किसी भी एक आम जनता से पूछ लो, भाई तुम्हारी ज़िंदगी में क्या फ़र्क आया 370 हटने से, क्या वो बता पाएगा कि मुझे ये बेनिफिट मिला? और या आप उससे दूसरी बात करो कि आपके पास जब तक 370 लगी हुई थी जम्मू कश्मीर में, आपको नुकसान क्या था, क्या वो बता पाएगा? नहीं बता पाएगा ना। सिर्फ एक कोरी बयानबाजी कर करके आपने भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हम हर एक दावा और वादा पूरा करते हैं, तो दावा इस बार 400 पार का कर रहे हैं। कितना दम लगते हैं? उन्होंने करे थे 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष देंगे, क्या वो दावा पूरा हो गया? उन्होंने कहा था हम 2022 तक 100 स्मार्ट सिटी बना देंगे, क्या वो दावा पूरा हो गया? उन्होंने कहा था कि हर घर जो है क्या नाम है अपना सेनाओं को मजबूत करेंगे, सेनाओं में उन्होंने 2 लाख पद कम कर दिए, उल्टा अग्निवीर की स्कीम लाके सेना को कमज़ोर कर दिया, क्या उन्होंने वो वादा पूरा करा? उन्होंने कहा था सारे भ्रष्टाचारी जेल जाएंगे, उल्टा जेल जाने के बदले वो अपनी पार्टी में उन्होंने शामिल कर लिया। जी, हम हर बार देखते हैं, 19 में देखा हमने, 14 में भी देखा और इस बार भी देखने को मिल रहा है कि विरोध देखने को मिलता है बड़े पैमाने पर, लेकिन ये विरोध सीटों में तब्दील नहीं हो पाता। क्या कारण है ये? सर कारण देखिए, 2014 का तो था बिल्कुल सत्ता की लहर थी, जिसे कहते हैं अंडर करंट, सत्ता विरोधी लहर चल रही थी। और 2019 का जो चुनाव जीता इन्होंने, आपने देखा होगा कि कोई ज़्यादा फर्क नहीं आया था, ना वोट्स में और ना सीट्स में। 272 पिछली बार थी तो 330 सीट आई थी, 303 सीट। और वो किस वजह से आई थी? सबको पता है, पुलवामा हमले की वजह से। पुलवामा हमला हुआ, उन्होंने इसका पूरा भरपूर फ़ायदा उठाया। पहला वोट आपका शहीदों के नाम होना चाहिए, लोगों ने भर भर के इनको वोट दे दिया कि ठीक है जी ऐसा हुआ। देश पर जब भी आँच आती है हमारे सारे देशवासी इकट्ठे हो जाते हैं, वो दलगत राजनीति भूल जाते हैं। आज भी अगर ये बात हो जाती है किसी भी किस्म से देश के ऊपर आँच आती है तो सारे के सारे इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन जब इन्होंने 2019 का चुनाव जीता तो किस वजह से जीता था? पुलवामा हमले की वजह से। आज 5 साल उस हमले को पूरे हो गए। 5 साल में आपने एक भी पुलवामा हमले का अभियुक्त पकड़ा नहीं? पकड़ में आया ना आज तक एक भी? किसी को कोई जानता नहीं कि वो RDX 300 किलो कहाँ से आया, कार को किसने पास दिया, कार को किस बॉर्डर पे रोका क्यों नहीं गया। आप लगातार एक भी मामूली चीज़ों को आप चेकआउट कर लेते हो बॉर्डर पे, चेक पोस्ट पे। आपसे 300 किलो RDX चेक नहीं हुआ। राहुल गांधी को कि अपनी मर्यादा में रह के बात करें, वो जो प्रधानमंत्री मोदी पे बयान देते हैं, तो चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को जबान पर लगाम लगाने की नसीहत दी है। क्या आयोग ने दी है? सुप्रीम चुनाव आयोग ने दी। बिल्कुल। चुनाव आयोग को मैं कहता हूँ केंद्रीय चुनाव आयोग है, वो केचुआ है। आपने उसको राहुल गांधी जी को तो नसीहत देनी शुरू कर दी है, अभी तो इलेक्शन डिक्लेयर नहीं हुए, आचार संहिता लगी नहीं है। आपने कभी मोदी जी को या उनकी पार्टी लोगों को कभी कोई नसीहत दी? रामवीर विदुड़ी जो थे संसद में खड़े होकर, उन्होंने कितनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करा था, आपने उनको नसीहत दी? आप जब जाके आपके जो विधायक हैं टी राजा भरी जनसभाओं में जाके इलेक्शन से पहले भरी जनसभाओं में जाके हिंदू के समर्थन में वो नारे लगाते और मुसलमानों को माँ की बहन की दुनिया भर की गालियाँ देते, आपने उनके ऊपर जबान पे लगाम लगाई? केंद्रीय चुनाव आयोग को एक राहुल गांधी जी दिखे? केंद्रीय चुनाव आयोग को स्मृति ईरानी नहीं दिखी? या केंद्रीय चुनाव आयोग को मोदी जी नहीं दिखे? मोदी जी ने अपने हलफनामे में पिछले साल जो इनके कॉलम आता है कि स्पाउस का कॉलम, उसमें कहा नो NA नॉट एप्लीकेबल नॉट नॉन। क्या वो जानते नहीं थे? क्या उन्होंने अपनी सही भरी? क्या उन्होंने अपने कॉलम सही भरे थे? केंद्रीय चुनाव आयोग में आज भी वो मामला पेंडिंग है, आज तक उन्होंने फैसला नहीं लिया। तीसरी चुनाव का टाइम भी आ गया। मतलब एक तरफ इतने बड़े आरोप विपक्ष लगाता है लगातार, और कहीं
आरोपों को लेकर विपक्ष हावी है। हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं देखा भी जा रहा है कि कई ऐसे नेता हैं बीजेपी में जिन पे बहुत संगीन आरोप हैं, हाँ। लेकिन उनको मैदान में उतारा जाता है। क्या कहेंगे? मैं तो कहता हूँ ना बार बार, बीजेपी का मतलब ये बेहद झूठी पार्टी, बेहद जलील पार्टी, भ्रष्टाचारी जनता पार्टी, बलात्कारी जनता पार्टी। बीजेपी के 303 सांसद हैं, उनके ऊपर 139 सांसद जो है उन पे को ऊपर मुकदमे चल रहे हैं और संगीन मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें खड़ा कर रहे हैं। आप ये ताज़ा उदाहरण देखो, बहन बेटियों के साथ, हमारी जो पहलवान बहन बेटियाँ थी उनके साथ यौन शोषण के आरोपी को, ब्रजभूषण शरण सिंह को, उन्होंने पूरी तरह डिफेंड करा। इस बार हालांकि सुन रहे हैं कि उसका टिकट काट दिया है, अभी बाकी कुछ पता नहीं कि आगे चल के क्या होता है, क्या पता फिर वो उसे ले आए। तो वो तो दिल्ली में क्या लग रहा है? 7 सीटें 7 को 7 बीजेपी के पास थी, इस बार आपका अनुमान क्या लग रहा है? कितनी सीटें सर? कितनी जा सकती है? 1 या 2 कोई जा सकती है, उसके अलावा नहीं। 7 में से 1-2, 7 में से डायरेक्ट आप 1-2 1 या 2 बस। सीधी वजह सी क्या बात। मान रहे हैं? 5 सांसदों के टिकट काटे हैं, क्यों काटे? उन्होंने कोई काम नहीं करा। मैं पूर्वी दिल्ली लोकसभा से आता हूँ, पूर्वी दिल्ली में हमारे सांसद गौतम गंभीर हैं, एक बार भी उन्होंने किसी भी सिलसिले में कोई भी काम नहीं करा, कभी उनकी किसी भी सिलसिले में कोई शक्ल नहीं देखी। पूर्वी दिल्ली के विधायक थे अनिल वाजपेयी गांधीनगर के, उन्होंने इस बात को लगातार मुद्दे को उठाया कि आप अगर सांसद बन गए हो तो आप आगे हमारे क्षेत्र में तो देखो काम क्या हो रहा है। उल्टा उन्हीं की आवाज़ दबा दी गई। विधायक मनोज तिवारी ने काम किया, उनको फिर से टिकट मिल गया। मनोज तिवारी जी को टिकट मिल गया क्योंकि मनोज तिवारी जी ने राहुल गांधी जी को छिछोरा बोला था। अच्छा, छिछोरा बोलना का इनाम है, छिछोरा बोला था, टिकट मिल गया। जी जी, छिछोरा बोलना का। जी जी जी, बीजेपी की खासियत है। जो राहुल गांधी जी को डिफेम करेगा, जो कांग्रेस को गालियां देगा, जो विपक्षियों को गालियां देगा, उनका प्रमोशन है। हाँ जी, तो एक कम्युनिटी को ही गलत संसद के अंदर कहा था, उनका तो काट दिया गया। हाँ बिल्कुल, उनका टिकट काट दिया गया। बहुत अच्छी बात है, उनका टिकट कटना भी चाहिए था। उन्होंने कम्युनिटी को टारगेट करा था और इसी कम्युनिटी को बहलाने के चक्कर में आज उनका टिकट काटा गया है, क्योंकि उन्हें पता है कि मुसलमानों के वोट हमें नहीं मिल रहे। इसी कम्युनिटी को टारगेट करते हुए उन्होंने सबसे पहली बार केरल में आज एक मुस्लिम सांसद को उतारा है। ये बात मैंने अक्सर यहाँ पे उठाई है कि मैं आप कई बार लोग कहते हैं जी बीजेपी सबका साथ सबका विकास करती है, तो मैंने बहुत लोगों से पूछा कि भाई 303 सांसदों में किसी एक मुस्लिम सांसद का नाम बता दो, तो सब चुप्पी साथ जाते हैं क्योंकि कोई है ही नहीं। तो उसी चीज़ से उभरने के लिए उन्होंने इस बार जाके केरल में एक मुस्लिम सांसद को बनाया, अपना कैंडिडेट उतारा है। बीजेपी कहती है 400 पार जाएंगे। शर्मा जी को क्या लगता है कितनी सीटें बीजेपी की आ सकती हैं? देखिए जी, ईवीएम बैन हो जाए, बैलेट पेपर पे चुनाव हो जाए तो ये 200 से नीचे ही सिमट के रह जाएंगे। ये बार बार सवाल आता है कि कर्नाटक में भी तो, तेलंगाना में भी तो ईवीएम थी, तो वहाँ क्यों है? सवाल यही उठता है कि कर्नाटक और तेलंगाना, कर्नाटका के इलेक्शन हुए थे 10 मई को पिछले साल, रिजल्ट आ गया 13 मई को। मात्र 3 दिन के अंदर सैकड़ों ईवीएम में हेराफेरी संभव नहीं है, ईवीएम बदलना संभव नहीं है। तेलंगाना का चुनाव हुआ 30 नवंबर को, रिजल्ट आ गया 3 दिसंबर को। 3 दिन में कहीं भी पॉसिबिलिटी है नहीं। सेम चीज़ हमारी दिल्ली में अप्लाई हुई थी पिछले 4 साल पहले। आज से 20 फरवरी को चुनाव हुए थे, 24 या 25 फरवरी को रिजल्ट आ गया था, 24 को ही आ गया था शायद, 3 दिन बाद ही। तो 3 दिन के अंदर ईवीएम बदलना संभव नहीं होता। अब इसी का मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूँ। उत्तराखंड में चुनाव हुए थे 14 फरवरी को, 2022 की बात कर रहा हूँ मैं। मणिपुर में चुनाव हुए थे 2022 में 14 फरवरी को, और गोवा में चुनाव हुए 14 फरवरी को। रिजल्ट उनके आए थे 10 मार्च को। कितना गैप आया? 10 मार्च से 14 फरवरी, 16 दिन तो वो। मतलब ये पर्याप्त उनको समय मिल जाता है ईवीएम से छेड़छाड़ करने का। नहीं मिल पाता तो नहीं जीत पाते। बिल्कुल, जो मैं समझाना चाह रहा था कि जहाँ जहाँ इन्हें टाइम मिल जाता है। शर्मा जी का आरोप है जिन जिन राज्यों में पर्याप्त समय बीजेपी को मिल जाता है ईवीएम को गड़बड़ी करने का, वहाँ कर लेते हैं। जहाँ नहीं मिलता वहाँ पे वो हार जाते हैं। बिल्कुल हार जाते हैं। इसका सबसे बढ़िया आरोप नहीं है, बिल्कुल। मैं आपको एक और चीज़ साबित करता हूँ। राजस्थान में उपचुनाव हुआ था, 199 सीटों पर चुनाव हो गया, 200वीं सीट जो थी, जिसका 5 जनवरी को चुनाव हुआ था, उस पे जो बीजेपी ने अपना कैंडिडेट खड़ा करा था, उसको बकायदा पहले मंत्री पद की शपथ दिला दी गई थी और उसे प्रोड्यूस कर दिया गया था। हमने आपके इलाके के लोग बंदे को खड़ा कर दिया है और ये मंत्री भी है, इसको वोट देना जिताना। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ? 12,000 वोटों से वो हार गया। क्यों? क्योंकि 5 तारीख को चुनाव हुआ था, 8 तारीख को उसका रिजल्ट आ गया था। 3 दिन के अंदर कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी। कैसे आप सैकड़ों ईवीएम बदलोगे भाई साहब? सीधी सी बात है। तो हमारे आरोप का बल तो इसी बात से मिलता है। इतने ओवर कॉन्फिडेंस में उसको उतारा था कि ये तो अब जीत ही जाएगा, हमने तो इसे मंत्री भी बना दिया। उसके बावजूद भी लोगों ने उसे सड़क पर बैठा दिया। 2014 में चाय वाला ट्रेंड कर रहा था, 19 में चौकीदार, अब मोदी का परिवार। जी जी, हम तो कह रहे हैं ना, मोदी का परिवार है। मोदी अपने परिवार के साथ खुश रहे। उनकी बात है। मैं ट्विटर पे देख रहा था, एक तरफ मोदी का परिवार ट्रेंड कर रहा है, दूसरी तरफ जसोदा बहन का परिवार ट्रेंड कर रहा था। क्या कहेंगे? वही बात है ना। देखिए, प्रधानमंत्री हैं और उनके लिए अब मैं एक आम आदमी हूँ, कल को पता चलेगा बीजेपी वाले मेरे ऊपर भी केस लाद देंगे। सीधी सी बात है। आप खुद इस बात को सोच के चलो, आप भी जानते हो कि अगर परिवार है तो परिवार की जो सबसे महत्वपूर्ण सदस्य है, जो आपकी अर्धांगिनी है, 7 फेरे आपने उनके साथ लिए थे, आपने उनको कहाँ स्टैंड करा? जब मोदी जी की माता जी का देहांत हुआ था, आपने उनको उसमें अपनी सास के क्रियाक्रम तक में आने का मौका नहीं दिया। बताइए, तो आप उसे परिवार नहीं मानते तो किसको परिवार मानते हो आप?
धार्मिक रिचुअल्स होते हैं, जब देहांत हो जाता है तो बाल वाल भी कटवाने पड़ते हैं, तमाम ऐसी रस्में होती हैं। आरोप ये लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने कोई रस्म नहीं अपनाई, कोई हाँ, कोई अदा नहीं। उसके बदले उन्होंने उसका पब्लिसिटी स्टंट बना दिया कि देखो जी मेरी आज माँ का देहांत हुआ है लेकिन मैं फिर भी अपने काम पे आ गया। उन्होंने अपनी बाकायदा फोटो जारी करी थी, पेन पकड़ा हुआ था हाथ में और फाइलें रखी हुई थी। देखो प्रधानमंत्री जी मोदी की माता जी का देहांत हुआ लेकिन उसको निपटाते ही फौरन अपने काम पे आ गए। अरे भैया हम कब कह रहे हैं कि तुम अपने काम पे आओ? ऐसे कौन से वो जबरदस्त वो हमारे एमओयू फंस रहे थे या कहीं हमारे किसी सेना ने आक्रमण कर दिया था, विदेशी आक्रमण हो गया था, कुछ हो गया था कि आपको काम पे आना जरूरी था? जब देश आपके साथ खड़ा है, आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा है, आप अपने क्रियाक्रम तो निपटा दो ढंग से। उनकी चौथा तो कर दो, उनकी 10वीं तो कर दो, उनका 13वीं तो कर दो ढंग से। किसने रोका आपको? हम तो खुश थे इस बात से। हमारे अगर समाज में इस तरह की हरकतें होती तो हम भी कहते थे भाई अगर हमारे कंपनी में किसी बंदे के साथ ऐसा हो जाता, उसके माँ बाप के साथ किसी, मेरी कंपनी में लोग काम करते हैं। लोगों के विपक्ष के लोग आरोप लगाते हैं कि मोदी जी अपनी वाइफ के नहीं हुए, अपने परिवार के नहीं हुए, तो देश के क्या होंगे? कितना दम है आरोप में? पूरा है, क्यों नहीं है? बताइए क्या क्या कमी है इसमें, बताइए। सीधी सी बात है। सही में कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल हटना चाहिए, बिल्कुल हटना चाहिए। देखिए शर्मा जी ने बड़े दिलचस्प और बड़े एक कह सकते हैं कि बहुत संगीन आरोप भी हैं और दिलचस्प आंकड़े के भी दिए हैं। ईवीएम को हटाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ कई मुद्दों को लेकर शर्मा जी की बड़ी दिलचस्प राय थी। तो हम ऐसे ही चुनावी यात्रा पे हम निकल चुके हैं। पल पल की जनता की क्या अपडेट है, क्या जनता चाहती है, क्या बदलाव चाहती है या नहीं चाहती, इन तमाम चीज़ों को लेकर हम आपके सामने आते रहेंगे। हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं।